जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है और आज हम पैकेज वाली क्लास पढ़ रहे हैं, यानी कम पढ़ना है ना। अच्छा जी, अब बात मुकम्मल करते हैं। हमने जर्नल एंट्रीज कर ली, ठीक है। अब रह गया है नोट और एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। तो ये वाला ठीक था। अच्छा जी, अब गुजारा कर लें। क्वेश्चन 12 कौन से पेज पे है, बोले? हाँ, 29। हाँ, बस ऐसे ही बोलना कि पहली बार समझ ना आए, ये बस टारगेट होना चाहिए। आप ऊंचा बोला करो, मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है। फिर ये हटा भी दूँ फिर भी पहुंचेगी, ये हटा भी दूँ फिर भी पहुंचेगी। अच्छा जी, अब कंपनी का तो नाम कोई नहीं लिखा हुआ सवाल में। कंपनी एबीसी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 और 7/9 बना लेते हैं, ठीक है। नोट एक ही साल का बना लेना, सही है। तो 31 दिसंबर 2010, जिसमें 2010 भी आ जाएगा और 2009 भी आ जाएगा। फिर कंपनी एबीसी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स और इसमें भी 2 साल हम प्रेजेंट कर देते हैं। अब जी, जैसे हमने बोलना और याद करना शुरू किया था लेसी से, हम यूँ कहते थे लेसी का सवाल है, नॉर्मल लीज है, तो इनकम स्टेटमेंट में बोलो राइट ऑफ यूज़ की डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लाइबिलिटी का। फिर हम नोट में आए तो हमने कहा था 2 नोट बनेंगे, राइट ऑफ यूज़ जस्ट लाइक IAS 16 और लीज का नोट। लीज के नोट में जनरल डिस्क्रिप्शन और मैच्योरिटी एनालिसिस बस। फिर हम लेसर के सवाल में आए और हमने 2 दिन में फाइनेंस लीज की थी लेसर की। उन 2 सवालों को जाके देखा भी था कि उनमें किसी एक सवाल का जवाब यस आ जाता था तो हम कहते थे ये फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज में हम पीएनएल के अंदर लेसर का सवाल और फाइनेंस लीज पीएनएल में क्या जाता था, इंटरेस्ट इनकम ओनली, और बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल करंट और नॉन करंट। बाकी एडवांस के सवालों में इंटरेस्ट पेएबल या इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आ जाया करता है, ठीक है। उसके बाद आज हम पहुंचे ऑपरेटिंग लीज लेसर की। अब एंट्रीज मैंने जान के छुपा दी। अब मुझे बताएं, लेसर का सवाल हो, ऑपरेटिंग लीज हो, तो पीएनएल में क्या जाएगा, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम का तो नाम ही नहीं सुना आज। इंटरेस्ट इनकम कहीं पर नज़र आ रही है? इसका मतलब लेसर का सवाल होगा, ऑपरेटिंग लीज होगी तो रेंटल इनकम आएगी पीएनएल में, बस, और तो कुछ नहीं आएगा। जी आएगा पीपी की डेप्रीसिएशन, ठीक है। और बैलेंस शीट में फिर क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई की बुक वैल्यू, और अगर अनअर्न्ड या रिसीवेबल रेंट हो तो वो भी एक एडिशनल चीज़ आ जानी, ठीक है। तो तरतीब से चलते हैं जी। पीएनएल के अंदर रेंटल इनकम, अब रेंटल इनकम स्ट्रेट लाइन वाली, वर्किंग वन का रेफरेंस दे दो बेशक, लेकिन स्ट्रेट लाइन वाली होगी 7607, ठीक है। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वो हमने निकाला था, कैसे जी, 30,000 डिवाइडेड बाय, इधर कर, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, ये अलग कर दिया ना मैंने ताकि आप इंडिपेंडेंटली करें इसको, ठीक है जी। 6,000 डिवाइडेड बाय 3, 7,000, तो ये एक्सपेंस आ गया।
नॉन करंट एसेट्स में पीपीई 2009 के लिए 36,000, पीपीई 36,000 ही था, माइनस 7,000 की डेप्रीसिएशन। पीपीई तो 36,000 था ना जी, 30,000 कॉस्ट और 6,000 आईडीसी। समझ आ रही? नहीं 36,000 याद आ रहा? 30,000 का एसेट खरीदा था लेसर ने, 30,000 का एसेट खरीदा था और आईडीसी जो इनकर की थी, अभी थोड़ी देर पहले उसकी एक एंट्री की है। क्या एंट्री की थी उसकी? पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट। तो पीपीई 30,000 से डेबिट हुआ और पीपीई 6,000 से डेबिट हुआ, तो पीपीई में कितना पड़ा है? 36,000। 36,000 में से 7,000 माइनस किया, क्या आ गया? 29,000। ठीक हो गया? पहला साल ओवर, लेकिन एक चीज अभी भी रह गई। हमने रेंटल इनकम को बुक किया है स्ट्रेट लाइन पे, जबकि कैश डिफरेंट अमाउंट से आ रहा है। तो अगर कैश ज़्यादा आया है, इनकम कम रिकॉर्ड हुई है तो अनअर्न्ड, कैश कम आया है, इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है तो रिसीवेबल। अब ये ज़बानी हमने नहीं देखना, देखो एंट्रीज तो है भी नहीं। तो इसके लिए फिर क्या कहा था आपको? बैलेंस शीट के अंदर रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंट के लिए हम एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम रेंट रिसीवेबल ही रखेंगे, और इसके टॉप पे हम लिख देंगे, अब एंट्रीज तो है नहीं, अब सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स हैं मसलन, तो यहाँ पे हम टॉप पे लिखेंगे फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल, और रेंट रिसीवेबल का लेजर बना देंगे। अब आया कमाया एंट्रीज में तो है नहीं, आया कमाया तो हमें लेजर में फेंकना है। अब इधर देखो, कैश आया एंट्री, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से? 8,000 से। यकम जनवरी बाद में भी लिख सकते हैं। फिर रेंट कमाया की एंट्री, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, 31 दिसंबर 2009 पे, साल खत्म। बस ये दो काम हुए ना, और डेप्रिसिएशन की एंट्री तो वैसे ही अलग करते हैं। अब ये दोनों एंट्रीज करने के बाद हमने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। इधर देखो, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आती है तो ये लायबिलिटी साइड है, अनअर्न्ड होगा, और अगर क्रेडिट साइड पे आएगी तो ये एसेट साइड है, रिसीवेबल आ जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है जी? क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे? डेबिट साइड पे। 3 तो 393 लायबिलिटी साइड पे आया, तो 31 दिसंबर 2009 की बैलेंस शीट में आपने करंट एसेट्स में नहीं शो करना इसको, बल्कि क्या करना है जी? करंट लाया, डायरेक्ट लिख देता हूँ, करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा अनअर्न्ड रेंट। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि हमने लेजर तो बैंक ही रखा था, लेजर का नाम तो क्या रखा था? बैंक, लेकिन जब बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना था तो फिर लायबिलिटी में ओडी लिख दिया था और एसेट था। तो आप समझ आया मैकेनिज्म? अब ये थोड़ा सा आज पक्का कर लिया हमने, तो कल फिर आप देखोगे सवाल हम करेंगे, कल तो फिर उससे ऑनवर्ड आते रहेंगे सवाल, लेकिन यूं सवाल हुआ करेंगे। फिर यही नहीं, ये पक्की हो गई ना, तो लेसी के सवाल में एक तरह की लीज छोड़ी हुई है, उसमें इसी के उलट चल पड़ेगा काम। तो बेहतरीन अपना हम ना जुगाड़ जुगूड़ लगा के काम चलाते होते हैं, आपको पता है जी। तो वर्किंग नंबर 2 से आया 393, इजी या मुश्किल? नेक्स्ट, अगला साल आया, अगला साल रेंटल इनकम, लेसी का सवाल, ऑपरेटिंग लीज, तो पीएनएल में आएगा रेंटल इनकम और पीएनएल में आएगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पीपीई का। ये ऐसे याद रखना है चीज़ों। बैलेंस शीट के अंदर पीपीई की बुक वैल्यू, तो 29,000 पहले था, 7,000 मजीद आ गया और ये बन गया बुक वैल्यू। कितनी बन गई? 22,000। ऐसे ही है, अंग होगी जगह यार। 29,000 माइनस 7,000, तो ये जनाब आपका 22,000। ओके। उसके बाद रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड के लिए बैलेंस शीट में लेजर बनाएंगे। अब सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस को क्या कर लोगे? ओपनिंग यकम जनवरी 2010 पे, ब्रॉड डाउन 393। उसके बाद अपनी दोनों एंट्रीज, अच्छा ये ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बाद में भी कर सकते हैं, एंड पे भी। अब कैश आया, एंट्री बोलो, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 7600। फिर रेंट कमाया, एंट्री बोलो, रेंट रिसीवेबल डेबिट
रेंटल इनकम क्रेडिट, रेंटल इनकम ये स्ट्रेट लाइन से ही चल रही है, और ईयर एंड पे बैलेंसिंग फिगर जिस तरफ आ जाएगी उसको देखकर बैलेंस शीट में उसको लिख देंगे। अब बैलेंसिंग फिगर फिर किस तरफ आ गई, फिर डेबिट साइड पे है। इसका मतलब स्टिल क्या है, ये अनअर्न्ड। अगर ये आप तीसरे साल तक ले जाए ना जी, तो ये जीरो हो जाएगा, राउंडिंग का डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसकी वजह क्या है, आपने 7607 जो मुझे लिखवाया था, क्या ये एग्जैक्ट 7607 फिगर थी? नहीं थी ना एग्जैक्ट, तो वो एंड पे मैं चलो अगला साल कर दूंगा, चाहे बैलेंस शीट नहीं भी बनानी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2010 पे क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, 386। तो यहाँ पे हमने जाकर लिखा जी। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता था, ऐसे रेंटल अरेंज हो कि आगे रिसीवेबल बन जाता तो हम करंट एसेट में लिख देते, बैलेंसिंग फिगर ने बताना है हमें, ठीक हो गया। चलो एक जरा इसको आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। यकम जनवरी 11 आया, कैरी डाउन को क्या कर लिया हमने, ब्रॉड डाउन। कैश आया, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से, 7220 से। फिर रेंट कमाया 31 दिसंबर 11 पे, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट 7607 से। और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, ज़रा चेक करो, कितना आ रहा है, एक आ रहा है, ये राउंडिंग का डिफरेंस आ गया, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है जी। समझ आई, वही 1 रुपया, अगर आप राउंड ना करें तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से खत्म हो जाता है काम। अच्छा जी, अब भाई अगली क्लास के लिए ज़रा मार्कर्स ताज़ा करा लेना आमिर भाई। अब बात आती है जी नोट्स की। कंपनी एबीसी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, मैं तो कहता हूँ 10 का डायरेक्ट बना लेते हैं, ज़रा मुश्किल कर लेते हैं। हाँ जी, अब लेसर का सवाल है तो एक ही नोट बनेगा लीज का, है ना। पीपी कहाँ गया, रेलेवेंट नोट्स के लिए आप अगर बात करें तो पहला नोट यहाँ पे वही पुराना वाला पीपी ही बनना है। तो पहला नोट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IS 16 जैसा नहीं, IS 16 वाला नोट ही है ये, ठीक है। तो जिसके अंदर वही ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आती थी, ओपनिंग, एडिशन, चलो दोनों साल के बना लेता हूँ, एडिशन और डिस्पोजल कोई नहीं है तो क्लोजिंग, जगह ज़रा तंग ही है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर और क्लोजिंग, और फिर बुक वैल्यू। तो IS 16 जैसा लेसी में बनता था, IS 16 वाला ही लेसर में बन रहा है, लेकिन लीज कौन सी है, ऑपरेटिंग। तो ओपनिंग 0, एडिशन 36,000, ये पता है ना कैसे बना हुआ है, 30 जमा 6, क्लोजिंग 36,000, ओपनिंग कोई नहीं, 7,000 की डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग 7,000, और बुक वैल्यू आ गई 29,000। यानी लेसर का सवाल हो, ऑपरेटिंग लीज हो, तो पहला नोट कौन सा बनाया आपने, पीपीई का, 36,000 ओपनिंग, कोई एडिशन नहीं तो 36,000 ही क्लोजिंग, 7,000 ओपनिंग, 7,000 की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर तो 14,000 क्लोजिंग, 36 में से 14 गया 22,000, कोई मसला। और दूसरा नोट लेसी के सवाल में बनेगा ऑपरेटिंग लीज। तो लेसी के सवाल के अंदर नोट के अंदर फाइनेंस और ऑपरेटिंग लिखा होता है। ऑपरेटिंग लीज, द कंपनी हैज एंटर्ड into a
लीज एग्रीमेंट एज अ लेसी, रेंटल्स आर पेबल एनुअली इन एडवांस विद अ रिडक्शन ऑफ इतने %। बस काफी होगी बात। ऊपर लिखा हुआ है ना कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग। ठीक है। 2.2 क्या होगा आपके ख्याल में? मैच्योरिटी एनालिसिस या फिर मैच्योरिटी एनालिसिस, जिसमें आपने लेने होंगे कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। वही कैश फ्लोज ही लिखी जा रहे हैं, जान छुड़ाई हुई है हमने। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। 2 साल का ही बना लें, चलो। अब हम जब 9 का नोट बनाएंगे तो 9 के साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या कर देंगे, लाइन लगा देंगे। अब ये है ही अनडिस्काउंटेड फिगर, इन्हीं को ही लेना है। तो लेस देन 1 7600, 1 to 2 7220, लेस देन 1 ईयर 7600। समझ आती है? 1 to 2 years 7220, टोटल 14820। नेक्स्ट, अगले साल में आ गए तो 1 साल और आगे चला गया, छोटा हो गया काम। यहाँ पर खड़े होकर आप अपने साल की पेमेंट के नीचे क्या कर लें, लाइन लगा दें, तो लेस देन 1 ईयर 7220 आ जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं बचा, और यही 7220 इधर आ जाएगा। तो कोई मुश्किल है जी? मुश्किल वही था जो आप, इसीलिए पूरा लेक्चर आज इस पे लगा दिया मैंने। वैसे ठीक है, करना ही यही था, ये ना समझिएगा कि आप घर पे हैं तो बस पढ़ाया ज़रा कम। ठीक है, तो कल भी यही ऑपरेटिंग लीज करेंगे, और उसमें हम इंशाल्लाह एडवांस और एरियर दोनों को देखेंगे। और आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार कमाल नहीं हो गया, हमने कुछ भी ना बदला, हमारी तो वही तरतीब रही। स्ट्रेट लाइन वाला रेंटल निकाल लिया, आया कमाया घिसाया, एंट्रीज के लिए भी आया कमाया घिसाया ही, अगर बैलेंस शीट में ये निकालना हो तो उसके लिए इतना ही सिंपल है। ठीक है, आए जी जरा पेज 46 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होमवर्क है। ठीक है, 10, 11 लेसर के सवाल हैं, और एरियर में चला गया काम। देखते हैं ना आपको क्या फ़र्क पड़ता है। 10 के अंदर भी एरियर में है किराए, देखेंगे आप क्या होता है। बस आपने अपनी अप्रोच को नहीं छोड़ना। कल मैं क्लास के अंदर पहले आपको एडवांस वाला सवाल ही करा दूंगा, फिर साथ ही एरियर वाला भी करा दूंगा, तो ये दोनों कवर हो जाएंगे। ओके, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग भैया? टोटल 1 घंटा 20 मिनट बस, बड़ा टाइम है। अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 10 मिनट तो और पढ़ ही सकते हैं, जुमा भी है ना। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर
बताता हूँ, पेज नंबर 66। सवाल पढ़ें, कोई एबनॉर्मेलिटी है तो बताएं। ऐसे छोटा सवाल कराने आ गया, कोई बात होती है? हाँ जी, कोई मसला तो नहीं? भाई को मसला? मैं बताता हूँ। बी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन यकम जनवरी 19। लीज टर्म इज 3 years. Discount rate is 10% per annum. Under the agreement, 2 installments are paid in arrear. तो लीज 3 साल की, किराए 2। फिर पहला किराया मिस, दूसरा और तीसरा किराया, यानी कि पहले साल के एंड पे कोई किराया नहीं है। कहानी कुछ समझिए। लीज कब स्टार्ट हो रही है जी? यकम जनवरी 2019 पर। उसके बाद एरियर में कराए जाने 31 दिसंबर 19 पर। कितना किराया? कुछ भी नहीं। 31 दिसंबर 20 पर कितना किराया? 31 दिसंबर 21 पर कितना किराया? अब चलो, ये तो सिंपल सवाल हो गया। 0 ने क्या वापस आना है, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 32, पेज नंबर 66। भाई हम ना वापस लेसी पे आए हुए हैं, ज़रा ध्यान से देख लो, ठीक है। ये ना हो 5 टेस्ट लाते हो, 5 टेस्ट लेसर के सवाल में लगने, ठीक है ना। लेसी के अंदर भी कुछ होना है, लेकिन वो अभी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए लेसी का बस एक ही तरह की लीज आती है हमारे सामने। अब वर्किंग वन करेंगे। लीज पेमेंट्स जी, लीज पेमेंट्स 100 प्लस 80, 180 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में होता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। तो 100 को बुलाना है आपने। अच्छा, पहले स्केड्यूल बना सकते हैं जैसे आपको बताया हुआ है, ठीक है। पहले स्केड्यूल बनाना है, पहले स्केड्यूल बना लें। वर्किंग टू डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम तो पढ़ सकता है ना जी। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ये ना 5-6 सवाल इकट्ठे हैं एक जैसे, 4-5 है। बहरहाल हम इसको स्लोली ही करेंगे, ठीक है। जैसे आज एक कर लिया, अब ये दिमाग में आपके डाल दिया कॉन्सेप्ट, अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आगे, ठीक है। अच्छा, अब यकम जनवरी 19 पर लीज स्टार्ट हो रही है। 31 दिसंबर 19 पर किराया जा रहा है 0। 31 दिसंबर 20 पर किराया जा रहा है 100। और फिर 31 दिसंबर 21 पर किराया कितना है? तो हमने कहा जी इस 100 को आप 1 साल पीछे नहीं बुलाएंगे, बल्कि 2 साल पीछे बुलाएंगे, ठीक है। तो 1 सवाल में डिस्काउंट रेट गिवन है 10%। तो 1.1 रेज टू पावर कितने साल पीछे? प्लस 80 इंटू 1.1 कितने साल पीछे? तो आंसर क्या आ गया जी? 142। पूछ रहे हो, बता रहे हो? 142 ही कर, 143 कर लें, ज़रा राउंड कर दें, हैं 143। अच्छा, उसके बाद लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है पीवी ऑफ एलपी। अब 1 साल गुजरा, तो 1 साल आपने किसी से 143 रुपये समझो उधार लिए रखा कि नहीं? लिए रखा ना। तो साल के एंड पे अगर आप लीज कैंसिल करोगे तो क्या 143 वापस करना पड़ेगा या साल का इंटरेस्ट भी? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट तो होगा ना। बोलो कितना बनता है? 14.3 को मैं 14 ही लिख दूं? कितना प्रिंसिपल पे हुआ?
वो कुछ भी पे नहीं हुआ। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंडिंग का, यानी 143, यूं समझो कि लोन लिया हुआ था किसी से 143 का, साल गुजरा ना उसका लोन वापस किया ना साल का इंटरेस्ट दिया, तो अब ये कंपाउंड हो जाएगा। इसको इंट्रो में पढ़ा होगा शायद आपने, क्यों में कंपाउंडिंग होती है। अब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बैलेंस की अमाउंट कितनी हो गई, 143 प्लस 14 157, यानी कि लोन समझो और बढ़ गया। ठीक है, अब अगले साल फिर 16 रुपीज़ का इंटरेस्ट बना 15.7, और बैलेंसिंग अब इंस्टॉलमेंट पे हुई है तो बैलेंस बोल दें 84 ही है। फिर 157 में से 84 माइनस किया, कर लो कैलकुलेटर पाए ना, है ही नहीं तो क्या बैठे क्या कर रहे हो, 73। अब उसके बाद आपने 7 रुपीज़ का इंटरेस्ट निकाला, 73 प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया 0। तो बात समझ आई है। ये एक नहीं है, ये 3-4 सवाल हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, मुख्तलिफ, कहीं पे 2 रेंटल मिसिंग होंगे, कहीं बीच में मिसिंग होगा, कहीं पे वो करेंगे 1 बाय 1, एक ही दिन नहीं सारे आप पे फेंक सकता। ये सिर्फ आपको आज फूड फॉर थॉट दिया, ठीक है। अच्छा, अब जनरल एंट्रीज में क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, तो यकम जनवरी 19 पे लीज पे एसेट लिया है इसने, तो यकम जनवरी 19 पे एंट्री होगी राइट ऑफ याद है कुछ लेसी, भूल तो नहीं गए, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट जी, कितने से 143 से। लीज लायबिलिटी में पीवी ऑफ एलपी आता है, राइट ऑफ यूज में उसकी कॉस्ट। आई सिंपल सवाल, इसमें कुछ अलग था ही नहीं। फिर 31 दिसंबर 2019 आता है, तो आपका 14 रुपये का इंटरेस्ट एक्रू हो जाता है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट एक्रू होने की आप एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पे तो नहीं ना हुआ, इंटरेस्ट पेएबल ही लिख दें, वो बाद में आपने कंपाउंड करने के लिए ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आ गया 14। और फिर 31 दिसंबर 19 पे आप एंट्री पास करेंगे, एक मिनट थोड़ी जगह छोड़ लें, इकतीस दिसंबर 2019 पे आप एंट्री पास करेंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट है 143, और लाइफ हमें कोई और नहीं बस 3 साल ही गिवन है, ऐसे ही है, बोलो 48। तो पहले साल में तो बस इंटरेस्ट पेएबल की एंट्री की है हमने, और को खास फर्क तो नहीं पड़ा। समझ आया जी। ऐसे रेंटल्स मिसिंग हो सकते हैं, आगे तो ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि वो 2 रेंट दे के 2 मिस करके फिर 2 दे देगा, कभी स्टार्ट में 2 मिस कर देगा, जैसे आपको हो सकता है होमवर्क वाले सवाल में आज हो। कल ये बात नहीं की हुई थी ना, इसीलिए मैंने वो एक पास पेपर का सवाल होमवर्क में ही दिया था, ये नहीं टुरदा एनुला और ले जो। अच्छा, अब अगला साल आता है तो ज़रा हिम्मत करके एंट्रीज कर दो, ये चल गया, चलो हिम्मत करके दोनों ही मिलके एंट्रीज कर लेते हैं, आप और मैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 जी, राइट ऑफ यूज वाली एंट्री नहीं होगी, साल का एंड आ गया, और 31 दिसंबर 20 पे आपने एक किराया पे किया, कितना किराया पे किया, तो एंट्री पास की आपने कैश क्रेडिट 100 से। अब 1 बाय 1 देखते हैं ना क्या चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ना एक तरतीब होगी, तो स्टेप 1 कैश 100 से क्रेडिट किया, स्टेप 2 ये जो इंटरेस्ट पेएबल था इसको डेबिट करें, वरना ये तो पड़ा रह जाएगा, कितने से, स्टेप 3 इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करें इस साल का, कितना है 16, और ये स्टेप 1 कहाँ लिखूँ, यहाँ समझ आ जाएगा, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, और बैलेंसिंग फिगर आपने डाल देनी है लीज लायबिलिटी, कितना बनता है बोलो
70, मतलब इस 100 रुपये की किस्त के अंदर आपको जो नज़र आ रहा है 84 रुपया पे होता हुआ, ये सारा प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि इसमें 14 रुपये पिछले साल का इंटरेस्ट वो भी आपने पे किया। तो तरतीब फिर क्या रखी हमने? स्टेप 1 कैश लिखा, स्टेप 2 जो पेएबल रिकॉर्ड हुआ था उसको पे किया, स्टेप 3 इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया, और स्टेप 4 में बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे डाल दी? लीज लायबिलिटी में। अच्छा, अगर ये दूसरे साल भी किराया मिस होता और तीसरे साल से शुरू हो रहा होता तो क्या होता? ये कंपाउंडिंग एक दफ़ा फिर हो गई होती, ये इंटरेस्ट की फिर यहाँ पे पेएबल की एंट्री आती, और फिर तीसरी किस्त जब पे होती तो पेएबल में 1 और 2 इकट्ठे हो चुके होते। ये कल इंशाल्लाह ये वाला सवाल करेंगे, हो सकता है आपके होमवर्क में यही सवाल आ जाए, तो आपकी किस्मत की बात है जी। तो ये जनाब एक कॉन्सेप्ट है जिसमें रेंटल्स मिस हो सकते हैं, मिसिंग रेंटल्स। मिसिंग मतलब यूँ कहना चाहिए इंस्टॉलमेंट बीच में मिस हो जाए, ठीक है, सही है। पिक्चर ले ली इसकी भाई, आपने ये नोट कर लिया? कर रहे हो? जल्दी करो। असल में तो मैंने एक और सवाल प्लान किया था, पर वो फिर मैंने नहीं कराया। आज ऑपरेटिंग लीज पे तबाही फेरनी थी मैंने, मतलब एक और सवाल फुल फ्लेज करना था, बड़ा सवाल इस 12वें से भी, लेकिन चलो उसको 2 दिन पे फैला लिया और बीच में एक टिकी पैक आपको दे दिया, और एक पास पेपर अब आपको होमवर्क में देने लगा। ठीक है, आए जी ज़रा। कल एक पास पेपर में आपको मैं पढ़ाने ही लगा था सवाल के, एकदम से ये मिसिंग रेंटल आ गया था। मैंने उसी वक्त नियत कर ली थी कि नहीं छोड़ूंगा, जिस दिन मौका मिला तो आज वो मौका मिल गया। फ्रेंच वनीला पे आए, पेज नंबर है पास पेपर 11 का 121। फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड लेसर है, परचेज्ड एन एसेट कॉस्टिंग 200, हैविंग लाइफ ऑफ 8 साल, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट मशीन एट द एंड ऑफ लाइफ एंड एस्टिमेटेड एट 16 मिलियन। लेसर का सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है, देखना पड़ेगा, हैवी। On Yakam February 19, FVLL entered into a lease agreement for this machine with Cotton Candy for non-cancelable period of 2.5 with effect from Yakam March 19। अब पहले आप लेसी का सवाल ही कर लेना, कोई मसला नहीं, ठीक है। अंडर द एग्रीमेंट, अच्छा अब देखो 2.5 साल है और क्वार्टरली किराए हों तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, 2 साल में 8, तो 2.5 साल में फिर सोच लो, मैं फिर बोलता हूँ, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो 2 साल में कितने क्वार्टर बने? 8, और 2.5 साल में कितने क्वार्टर बने? 10 क्वार्टर्स पे फैला हुआ लीज एग्रीमेंट है और 8 क्वार्टर्स पे रेंटल है। आ गया वो मामला, अभी यो करा के आ रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोला? अब यहाँ पे क्या होगा? यकम मार्च 2019 पे लीज शुरू हो रही है। अब पहला किराया, एक क्वार्टर एंड हो रहा है मार्च अप्रैल मई, 31 मई 2019, फिर जून जुलाई अगस्त 31 अगस्त 19, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर 30 नवंबर 19, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी 28 फरवरी 20 आ गया, एंड सो ऑन। 8 किराए लिखने हैं आपने, लेकिन मसला क्या है? वो कह रहा है यकम मार्च को लीज शुरू हो रही है, 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं 12-12 मिलियन की, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं? यानी इधर कोई नहीं, लीज यहाँ से शुरू होनी है। सॉरी, ये तो गलत लिख दिया, ये एरियर का सवाल ऐसे ही है। इधर कोई नहीं किराया आया, इधर कोई नहीं किराया आया, और पहला किराया जाकर आया इधर, और फिर इधर, और फिर इस तरह से सवाल चल रहा है। अब 2 रेंटल मिसिंग हो गए और क्वार्टरली सवाल है, डाल दिया आप पे मैंने, गले आपके पड़ गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया? कल मैं कराऊंगा ना, पहले आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। तो दिलेर हो जाओ थोड़े से, हाँ बस इतना ही पढ़ाना था, उसने नहीं पढ़ाया उसके बाद ज़िंदगी में कभी ये चीज़, और परिचय में आ गई। अब हमने क्या करना है?
कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। FVLL has incorporated implicit rate of 15% which is not known, which is not known to CCL, और उसका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या है। अब जब लेसी का सवाल कर रहे हैं तो रेट कौन सा यूज करेंगे, और जब लेसर पे आएंगे तो फिर वही 15 यूज होगा, क्योंकि उसको तो अपना रेट पता होना है ना। लेकिन 1 बाय 1 इकट्ठा नहीं चलाना, फिलहाल सिर्फ लेसी का सवाल कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 19 लीज के 1 महीने बाद CCL लेसी इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनकर करता है और फिर उसको यूज़ करना शुरू करता है। अब ये भी कॉन्सेप्ट एक सवाल में हुआ है जिसमें 1 मार्च को राइट ऑफ यूज डेप्शन होना शुरू होगा और 1 अप्रैल को इंस्टॉलेशन। समझ आ गई? गॉट इट? बोलो। तो ये लेसी का सवाल हो जाएगा। जब लेसर की तरफ से आओगे तो इस पे 5 टेस्ट लगा के देखोगे कि ये कौन सी लीज है, फाइनेंस या ऑपरेटिंग, ठीक है। तो ये वो 2 छोटे सवाल आपके होमवर्क में हैं और इधर से ये सवाल होमवर्क में। ओके, अल्लाह हाफिज।